हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत और आज मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे जो मैंने पिछली क्लास में आपको सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन कराए थे और कुछ वेट के क्वेश्चन कराए थे और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी आपको कराए थे, उसी पे मैं आगे आपको बात करूंगा। कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, उसके बाद हम लोग फिर एल्जेब्राइक मेथड पढ़ना है हमें। एल्जेब्राइक मेथड आई जे के कैप की जो कॉन्सेप्ट है ना यूनिट वेक्टर की, वो देखेंगे। बट टुडे आज मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं ऐसा कराऊंगा जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आए क्वेश्चन के थ्रू, और आईएएस के क्वेश्चन याद करेंगे, सिविल सर्विसेज क्वेश्चन करेंगे जो सिविल सर्विसेज में आ चुके हैं पहले, ठीक है। और मैंने जो आपको पहले बताया कि जो जिस वे से मैं आया हूं इस पे प्लेटफॉर्म पे, वो एक अंडरस्टैंडिंग के भी है। अंडरस्टैंडिंग का वे है कि आपको अंडरस्टैंडिंग आए अच्छे तरीके से। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने के बाद ऐसा ना आए कि बस हाँ फॉर्मूला लगाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। तो एक बात ध्यान रखिएगा, गेट के क्वेश्चंस कोई नहीं जानता क्या आने वाले हैं, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की इतनी बड़ी दुनिया है ना, तो क्वेश्चन वो लोग घुमा फिरा कर पूछते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको उतना स्तर तो करना ही पड़ेगा अपना लेवल कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने का लायक हो। अगर आपके सामने अचानक कोई क्वेश्चन आ जाता है तो भी नया क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। अगर कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी आ रहे हैं, आप देखना। शॉर्ट्स वीडियो में मैंने अवेयरनेस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीजों को मैं लेकर आ रहा हूँ। सिविल सर्विसेज का जो लोग अगर तैयारी कर रहे होंगे उनको वीडियो दीजिएगा, उनको कहिएगा कि सिविल सर्विसेज की क्वेश्चन यहाँ पे आ रही है, बायोलॉजी चल रही है, साइंस टेक में स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी। जो लोग नीट वाले होंगे बच्चे, उनके लिए मैं बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी बायोलॉजी भी आ जाएगी। साइंस टेक तो इनफैक्ट बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है, जो यूपीएससी की है। और अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चल रही है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद मैं मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा, जो कि कॉमन है सारे ब्रांचेस के लिए, और एक अलग वे में मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। आपको पता चलेगी जब आप सीएफ पढ़ते हो ना, सीएफ एंड पीआई, जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ सीएफ, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ पीआई, इन चीजों को भी मैं डिस्कस करूंगा। आप जब पढ़ते हो वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स कैलकुलस में, वाई इक्वल टू लॉग एक्स, आप जो पढ़ते हो ना, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। आप लाप्लास पढ़ोगे मुझसे, वहां पे डेल्टा फंक्शन पढ़ोगे, तो डेल्टा फंक्शन में अगर आपको सुने हो कि डेल्टा फंक्शन का कहाँ यूज होता है, मैं बताऊंगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है हम लोगों को, वो सारी चीजें मैं कराऊंगा और फिजिकली भी बता के जाऊंगा। मैथमेटिक्स ही मैं नहीं पढ़ा रहा हूं ना, मैथमेटिक्स के टीचर होते हैं तो फिजिकली नहीं समझाते हैं वो, बट मैं पूरा ही सिलेबस आपका कवर करूंगा, तो एक फिजिकल वे भी आपको दूंगा मैं, ठीक है ना, कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि उसी मैथमेटिक्स की यूज होनी है पूरे के पूरे इंजीनियरिंग में। और फिजिक्स में आप जानते ही हो कि फिजिक्स का लैंग्वेज ही है मैथ। तो और जितने लोग कर रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि लेक्चर पूरा देखा करें, नोट किया करें, उसको जैसे मैं लिख रहा हूं कॉपी पे नोट्स बनाए और उसको रिवाइज करो। और अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा ही लगेगा। अगर आप अभी समझे या बाद में समझे, जो लोग नए हैं, जो लोग पहले से पढ़ के आए हैं किसी कोचिंग से, उनको पता चल रहा है कि किस लेवल पे मैं लेके चल रहा हूँ। जल्दी जल्दी भगने से क्या होता है कि मैंने देखा है, आपने देखा है कि नहीं देखा है, मैंने देखा है कॉन्सेप्ट आज तक किसी का नहीं बना, और बिना कॉन्सेप्ट का तो गेट छोड़ो कोई नौकरी भी नहीं देगा आज के समय में। अगर आपको कुछ आता है, गेट निकाला या ना निकाला, आता है तो नौकरी मिल जाएगी, नहीं आता है तो कोई नहीं पूछेगा। आता मतलब इंजीनियरिंग की हो, इंजीनियरिंग आती है तो भूखे नहीं मरोगे, भूखे नहीं मरोगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको देंगे लोग, क्योंकि आप कैपेबिलिटी रखते हो, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट बनाते चलो, ठीक है। और अभी आपको पता है कि बिहार की पीएससी की एग्जाम आ चुकी है, वहां पे भी टेक्निकल है, नॉन टेक है, आप देखते जाओ, सारा कवरेज आपको मिलते जाएगा। गेट की चल रही है, गेट में ही जो चीजें क्वेश्चन में लगा रहा हूँ, इसी से सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उधर भी, ठीक है। तो आज मैं क्या करूंगा कि पिछले क्लास की जो मैंने क्वेश्चन कराई है आईएएस की, उसको मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, है ना। पहले सॉल्व करके दे देता हूँ फटाफट, आपको एक रिवाइज कर दूं, उसके बाद फिर नया क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। उसके बाद हम लोग एल्जेब्राइक मेथड वेक्टर की जाएंगे, उसको करेंगे, उसका तुरंत इक्विलिब्रियम में शिफ्ट कर जाएंगे। इक्विलिब्रियम में हम लोग जाते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि ट्रस्ट समझना है, हर पॉइंट की इक्विलिब्रियम हमें चाहिए ट्रस्ट में। जो आप जानते होंगे ना कि मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ सेक्शंस, तो मेथड ऑफ जॉइंट्स में हर जॉइंट में इक्विलिब्रियम चाहिए, तो इसीलिए इक्विलिब्रियम समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इक्विलिब्रियम समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग ट्रस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने क्या एक बताया था, आपको पता हो, जो लोग नए हैं वो पिछले लेक्चर को जाएं, वहां पे मैंने जो क्वेश्चन कराया था मैंने वहां पे लिखा है बोर्ड पे, वो क्वेश्चन मैं अभी रीड कर दे रहा हूं, उसको मैं सॉल्व करता हूं फिर से। मैंने क्या क्वेश्चन बताया था, इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्सेस का मैक्सिमम मिनिमम दिया हुआ है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्सेस ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, F1 F2 टू फोर्सेस है, उसकी रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और किसी पार्टिकल में फोर्स लग रहा है और मैक्सिमम वैल्यू 40 किलो न्यूटन, मिनिमम वैल्यू 10 किलो न्यूटन रिस्पेक्टिवली। देन द टू अननोन फोर्सेस, वो दो अननोन फोर्सेस कौन से हैं जिसका रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, जिसका रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो बताओ, तो ये देखो क्या है, 40 किलो न्यूटन है 10 किलो न्यूटन। देखो मैक्सिमम वैल्यू जो रिजल्टेंट की है,
आर मैक्स ये कितना है 40 किलो न्यूटन, और आर मिनिमम कितना है आर मिनिमम मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन लिखा है, आप ध्यान रखेंगे वहां से नोट कर लेंगे, ठीक है 10 किलो न्यूटन। मैं बस रिवाइज करा रहा हूं आपको फटाफट, ठीक है। दो ये फोर्सेस दी हुए आर रिजल्टेंट मैक्सिमम, दो फोर्सेस अपने पास है, मान लो F1 F2, ये दो फोर्सेस है। इस दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, मान लो जो रिजल्टेंट है इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है, तो इससे पूछा गया है कि बताइए फोर्सेस क्या है वो, ठीक है। वो दोनों फोर्सेस के बारे में पूछी गई है। तो आपको मैंने सिखाया है पैरेललोग्राम लॉ, जो पैरेललोग्राम लॉ यहाँ तो बताऊंगा नहीं फिर से, जो लोग नए हैं पिछला लेक्चर पैरेललोग्राम लॉ मैंने बहुत, इसलिए मैंने थ्योरी पे बहुत जोर दिया कि आपको समझ में सारी चीज आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिजल्टेंट के बारे में क्या बोला है, पैरेललोग्राम लॉ में सिखाया है कि रिजल्टेंट जो होती है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए वेक्टर बी वेक्टर, दो वेक्टर का मैंने बताया था रिजल्टेंट ए बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। बस ले लो F1 F2, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ठीक है। ये अपने पास है दो फोर्सेस, इसी दो फोर्स को निकालना है, लेकिन इन दो फोर्सेस के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दी हुई है, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दी हुई है, और इन दो फोर्सेस को निकालना है। ये हमें दिया है क्या, इसका मैक्सिमम मिनिमम। अब बताइए रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, इस इक्वेशन में अगर मैक्सिमाइज करना है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो आपको cos 0 1 होगा, cos 0 1 होगा, थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी यहाँ पे तो cos 0 1 होगा, और ये cos की मैक्सिमम वैल्यू है। जब cos की मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, और cos 0 1 होता है, ये cos की मैक्सिमम वैल्यू आपको थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में मिलती है, इसीलिए ये r मैक्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और मुझे r मैक्स चाहिए, r मैक्स मिल जाएगा। तो r मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा क्या होगा 0 डिग्री, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो उस समय cos मैक्सिमम होता है, उस समय cos मैक्सिमम होता है, तो r मैक्सिमम मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और r मिनिमम कब होगा, r मिनिमम तब होगा जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए, तो cos 180 माइनस 1, तो cos 180 माइनस 1, तो cos की मिनिमम वैल्यू माइनस 1 होती है, तो जब cos की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 होगी 180 डिग्री पे, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है ना, तो इसलिए r मिनिमम हो जाएगा, मुझे मेरा रिजल्टेंट r मिनिमम हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, cos की वैल्यू cos 180 क्या होती है -1, ये मिनिमम वैल्यू है cos की मिनिमम वैल्यू 180 डिग्री पे, तो हमको r क्या मिलेगा, r मिनिमम, ठीक है। तो r मिनिमम कब मिलेगी, जब cos की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इस इक्वेशन में कौन डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम मिनिमम कहां से मिलने वाला है, वो cos ही डिसाइड करेगा। cos कितने एंगल पे, अगर 0 डिग्री पे है तो cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 0 डिग्री पे cos 0 इक्वल टू 1, और cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए आपका रिजल्टेंट ये होगा जब मैक्सिमम, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। cos की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो कब होता है cos 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पे मिनिमम वैल्यू है cos की, और वो cos ही डिसाइड कर रहा है कि ये कब मैक्सिमम कब मिनिमम होगा, तो cos की मिनिमम वैल्यू हमारा r मिनिमम देगा, cos की मैक्सिमम वैल्यू हमें r मैक्सिमम देगा, तो cos की मैक्सिमम वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, r मैक्स मिल गया। cos की मिनिमम वैल्यू थीटा 180 डिग्री पे होती है -1, वो हमें r मिनिमम देगा, ठीक है। तो cos ही डिसाइड कर रहा है ना कि कब r मैक्स मिलेगा, cos ही डिसाइड कर रहा है कि कब r मिनिमम मिलेगा, cos की वैल्यू डिसाइड कर रहा है, बाकी तो इसमें कोई डिसाइड नहीं करेगा। तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। अब देखो यहां पे मैं पुट कर रहा हूं, देखिए r मैक्सिमम है कब, जब थीटा 0 डिग्री, cos अगर 0 डिग्री तो cos 0 डिग्री 1 होता है, ये cos की मैक्सिमम वैल्यू है, ये cos की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी cos 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये r मैक्स मिल जाएगा हमें, cos की मैक्सिमम वैल्यू हमने डाली है। cos की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, cos की मिनिमम वैल्यू 180 डिग्री, cos 180 -1 होती है, तो -1 ये मिनिमम वैल्यू है, इसलिए हमें r मिनिमम मिलेगा, क्योंकि r मिनिमम डिसाइड कर रहा है cos, r मैक्सिमम यहां डिसाइड कर रहा है cos ही डिसाइड कर रहा है कब मैक्सिमम कब मिनिमम, तो cos की मैक्सिमम वैल्यू cos 0, cos की मिनिमम वैल्यू -1 180 डिग्री पे, ठीक है, जो मैंने यहां लिखा है। तो कुछ नहीं, cos 180 -1 ये हो गया। अब मैं आप लगा दो यहाँ पे सीधा, हो गया f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2, ठीक है। तो ये क्या है, ये f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर नहीं होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये r मैक्सिमम है, इसको एक काम कर, रूट है, रूट को इधर ले जाओ, इतना तो पता होगा ना, स्क्वायर हो गया, ये रूट को इधर ले जाओ, इतना पता होगा, रूट इधर आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो r मैक्स की वैल्यू कितनी है 40, तो अगर मैं यहाँ r मैक्स की वैल्यू रख दूं 40, तो रख दूं r मैक्स की वैल्यू 40, ये स्क्वायर हो गया। r मिनिमम की वैल्यू कितनी है, रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कितना है 10 स्क्वायर हो गया, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस 2f1 f2 और ये f1 प्लस f2 स्क्वायर -1 है ये, तो माइनस यहाँ वहां लगा दो, ये घटा दो, -1 यहाँ आ जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसलिए f1 प्लस f2 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला में पुट कर दिया। स्क्वायर स्क्वायर ये कट गया, आप इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायर स्क्वायर कट गया यहाँ पे। ठीक है, f1 प्लस f2 इक्वल टू 40, f1 माइनस f2 इक्वल टू 10। ठीक है ना, यहां से स्क्वायर कट गया तो 10 बचा, वहां से स्क्वायर कट गया ऊपर ऊपर तो 40 बचा, ये आपको मिला। अब यहां से आपको करना है f1 प्लस f2 इक्वल टू 40, और इसमें ऑप्शन जो दिए थे मैं बता दे रहा हूं। पहला ऑप्शन 25 किलो न्यूटन एंड 15 किलो न्यूटन, f1 की वैल्यू 25, f2 की वैल्यू 15, दूसरे में है 25 10, तीसरे में है 20 किलो न्यूटन 10 किलो न्यूटन, चौथे में है डी ऑप्शन में 20 किलो न्यूटन 5 किलो न्यूटन। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में मैंने ऑप्शन भी लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो, यहाँ माइनस करोगे, यहाँ पे करोगे तो यहाँ से भी आंसर मिल जाएगी, और नहीं तो आप सीधा ऑप्शन से भी चूज कर सकते थे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2f1 इक्वल टू 50। ठीक है, तो f1 इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। ठीक है, f1 इक्वल टू क्या हो गया 25 किलो न्यूटन, f1 आपको 25 किलो न्यूटन आया, तो f2 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 25, यहाँ पुट कर दो f2 मिल जाएगी, तो f2 आ जाएगा 15 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। और डायरेक्ट ऑप्शन से भी पुट कर लोगे तो भी आ जाएगा, माइनस नहीं करके करोगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आ जा रहा है यहाँ f1 f2 कट गया, f1 f1 2f1, 40 में से 10 40 10 50। ठीक है, आपने ऐड किया है, तो ये 2f1 इक्वल टू 50, f1 इक्वल टू 25, और f2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, f1 पुट करोगे, f1 पुट करोगे, यहाँ f2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 15 किलो न्यूटन। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन कराया था आपको। उसके बाद फटाफट कर रहा हूं क्योंकि मैंने बताया भी, मैंने इस पर भी जोर दे दिया आपको, आपकी समझ में आ जाए। जिनकी मैथ वीक है वो मैथमेटिक्स में आऊंगा मैं, तो आपको मैथमेटिक्स अच्छे से कराऊंगा। मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, अगर आपको याद हो तो, मैंने बताया था 2 वेक्टर्स, इसमें भी मैं क्वेश्चन आपको बोलूंगा नहीं क्योंकि मैंने पिछले क्लास में लिखा है ये 2 वेक्टर्स, इसमें लिखा गया है 2 वेक्टर्स, फटाफट आपको करा था 2 वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड। मैंने बताया था 2 वेक्टर है जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेट अस से ए वेक्टर और बी वेक्टर, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ऐसा लिखो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, दिया है 5 यूनिट। 2 वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर, मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन लिखा था ये वाला, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है 5 यूनिट। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 2 वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कब, जब 2 वेक्टर का सम करो और 2 वेक्टर का डिफरेंस करो, मतलब सब्सट्रैक्शन करो, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए तो ये 2 वेक्टर ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ठीक है, और आपको पता है ये ऐसे कर सकते हो, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, मैंने सिखाया है पैरेललोग्राम लॉ में ना, और आप ट्रायंगल के भाव से भी कर सकते हो, ए वेक्टर ऐसे करोगे उसमें ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे, तो हेड टेल जोड़ते हो, मैंने बताया था ट्रायंगल लॉ में। और पैरेललोग्राम लॉ, दोनों टेल को आप ऐड करोगे एक साथ, दोनों टेल एक साथ होना चाहिए, ये पैरेललोग्राम लॉ में है। तो इसको पैरेललोग्राम को आप ट्रायंगल के व्यू से देख सकते हो, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, और डायरेक्ट ट्रायंगल से भी कर सकते हो। तो ट्रायंगल लॉ बेसिक लॉ है, वहां से कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ए प्लस बी है, हमको क्या पूछा है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है। ठीक है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का, बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कितना 5, बी का भी 5, क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर हैं। ठीक है, तो 5 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, ये अपने पास है, तो बताइए कितना होगा 25, मैंने सॉल्व नहीं किया था, कैलकुलेटर में कर लो, नहीं तो डायरेक्ट मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है, 25, ये 25 दूना 50, और ये क्या आ जाएगा cos 60 कितनी होती है पता है 1/2। ठीक है, cos 60 1/2, 2 से कट जाएगी 25 बार में। ठीक है, 25 25 25 कितना हो गया 75, 75 को आपको लिखना है, तो इसको ऐसे लिखो 25 इंटू 3, आप ऐसे लिख सकते हो 25 इंटू 3 75, 25 का रूट कितना होता है 5, 5 बाहर ले लो, 5 बाहर ले लो, और √3 अंदर, 5√3। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, पहला क्वेश्चन, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 5√3, मैंने बताया था पिछली क्लास में, ऐसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी डाल लेना, और नहीं तो सिंपल था मैंने इसको कर दिया।
काट दिए cos 60 1/2, ठीक है। और a माइनस बी चाहिए अपने को, a माइनस बी उसका मैग्नीट्यूड। अभी हमने a प्लस बी निकाला है, अभी a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, इसको नोट कर लो, ठीक है। फटाफट करा रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले क्लास में कराया था, थोड़ा कैलकुलेशन मैं करा दे रहा हूं फिर से। a माइनस बी, तो देखिए a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, ठीक है। और मैंने समझाया है प्लस माइनस बहुत अच्छे से, जो लोग डायरेक्ट समझोगे तो लगेगा सर इतना तेज क्यों चल रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत थ्योरी अच्छे से समझाया है। ऊपर से दोबारा क्वेश्चन करा रहा हूं, पिछले क्लास में मैंने कराया था। a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ये होता है a माइनस बी, ठीक है। और इसका आपको मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं लोग, लेकिन सब्सट्रैक्शन स्पेशल केस है किसका, एडिशन का। मतलब a में क्या जोड़ना है, माइनस बी जोड़ दो, तो वो वही मतलब है a माइनस बी का। देखो a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, तो क्या करना है, माइनस बी, तो माइनस बी किधर होगा, b इधर है तो माइनस बी जस्ट इधर होगा, ठीक है। और इसका आप ले लो, पैरेललोग्राम बनाओ, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी। मैंने इसका बहुत एग्जांपल कराया है, थ्योरी में बहुत पढ़ा है आपको, ठीक है। a माइनस बी, इस a माइनस बी का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। जैसे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाला था, और मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही मैग्नीट्यूड है ना, मैंने तो बताया ही है, ठीक है। तो मैं इसको रद्द कर देता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड लिखिए। और अभी हाँ एक मिनट एंगल कौन लेगा, एंगल कौन लेगा बताइए, ये 60 डिग्री था, ठीक है। लेकिन अब ए बी का एंगल ये है, ठीक है, ये है ए बी का एंगल। अब तो पूरा 180 डिग्री, 60 माइनस हो गया 120 डिग्री, ठीक है। तो अब 120 डिग्री एंगल है, माइनस कर रहे हो तो ए स्क्वायर 5 स्क्वायर बी स्क्वायर 5 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, 5 यूनिट, ठीक है। 5√3 यूनिट, यूनिट के फॉर्म में मैग्नीट्यूड दिया गया है 5 यूनिट। दोनों की मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5, कितना एंगल है, cos 120 डिग्री, ठीक है। अब बताओ किसको पता है कि cos 120 डिग्री क्या होगा, ये मैं मैथमेटिक्स में सिखाऊंगा आपको, बट इसको नोट कर लो फटाफट। ये एंगल मैंने लिया है, ए और बी का एंगल ये है अभी, ठीक है ना, क्योंकि माइनस कर रहे हो ना, ए माइनस बी, ठीक है। मैंने सिखाया है थ्योरी में बहुत सारा। cos 120 डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो cos 120 डिग्री, ठीक है, cos 90 प्लस 30, मतलब इसको ऐसे लिख सकते cos π/2 प्लस 30। आपको पता है π/2 का ऑड मल्टीपल जब भी होता है तो cos का साइन हो जाता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला रटे हो तो रटे रहो, मैं मैथमेटिक्स में आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि cos साइन में कब बदलता है और साइन cos में कब बदलता है, और कब साइन का साइन ही होती है, cos का cos ही रहता है, ठीक है। या tan का tan और tan का cot कब होता है, ये चेंजेस मैं बताऊंगा। तो cos π/2 प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ये साइन 30 डिग्री माइनस, ठीक है। तो ये माइनस में साइन 30 डिग्री रहेगा, क्योंकि आपने क्वाड्रेंट अगर पढ़े होंगे तो इसमें सारा पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होती है, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस सेक पॉजिटिव होता है। तो ये π/2 प्लस 30, मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गए हो, इस क्वाड्रेंट में साइन और क्या, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। तो इसलिए कॉस की बात है तो कॉस यहाँ निगेटिव है, तो ये हो जाएगा कॉस का साइन हो जाएगा, क्योंकि π/2 कर रहे हो, π/2 प्लस थीटा साइन कॉस का साइन हो जाता है, और माइनस हो जाएगा क्योंकि इस क्वाड्रेंट में हो, माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, साइन 30 1/2 माइनस। तो यहां लगाओ 25 25 50 cos 1/2, cos 1/2 कितना हो, cos 120 कितना है, cos 120 माइनस 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो 50, ठीक है, एक मिनट, ये कितना है, cos 120 डिग्री माइनस 1/2, ठीक है, ठीक है। तो ये 25 25 कट गया, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, तो इसको क्या लिखोगे 25 प्लस 25, और ये 25 है और ये -1 है, तो ये -25 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। तो ये 25 25 कट गया, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 यूनिट, तो 5 यूनिट इसका आंसर है। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना था 5√3 यूनिट, ठीक है। तो प्लस का मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया और माइनस करके भी मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ये मैंने बताया था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, cos 120 डिग्री साइन माइनस साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 1/2 माइनस लगा हुआ है, यहां पुट करो, ये 25 से बार में कटेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 25 25 कट जाएगा, 25 का रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। अब नया क्वेश्चन करते हैं फटाफट, ये मैंने कराया था,
ठीक है। और ये कॉस साइन कैसे चेंज होते हैं मैं आपको बताऊंगा कि साइन कॉस जब ऑड मल्टीपल होते हैं ना, ऑड मल्टीपल π/2 3π/2 5π/2, तो ये साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, ठीक है। और फिर कॉट प्लस माइनस चेक करना पड़ता है क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में मैंने जो बताया था वैसे चेक करते हैं। और ऑड मल्टीपल ना हो, इवन मल्टीपल हो, साइन पाई 2π 4π ऐसा हो, तो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें ऐसा होता है कि आपको साइन का साइन ही रहता है, चेंज नहीं करता है, कॉस का कॉस ही रहता है। मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये मैकेनिक्स चल रही है, उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया है। वैसे लोग याद भी कर लेते हैं बहुत सारी चीजों को, ठीक है ना, तो उसको याद नहीं करना है, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ठीक है। तो साइन पाई 2π 3π ऐसे रहते हैं, तो साइन का साइन ही हो जाता है और कॉस का कॉस ही रहता है, ठीक है, वो बदलते नहीं है, वो सीधा मतलब ये है। अब मैं आज क्वेश्चन आपको क्या कराऊंगा, हाँ मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, याद होगा आपको, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, एक और क्वेश्चन है उसको भी करा दूं फटाफट। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट पी एंड क्यू दो वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट आर है। अगर Q को 2Q कर दे रहा है, पिछले क्लास में मैंने लिखा था, तो रिजल्टेंट मान लो R1 है, ठीक है। तो इसको पूछा गया कि न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P। क्वेश्चन ये है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर P एंड Q इज R, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर P एंड Q इज R। इफ Q इज डबल, Q डबल की है, 2Q की है, द न्यू रिजल्टेंट जो R1 है, ये R1 जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, न्यू रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, परपेंडिकुलर टू P। ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने पिछले क्लास में लिखा भी था, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, ये पर पूछा गया, ठीक है। तो देखिए आर रिजल्टेंट Q को डबल किए 2Q किए, तो नया रिजल्टेंट जो बना वो P के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में लिखा था, ठीक है। इसको चलो करते हैं फटाफट। इसको मैंने दो तरीके सिखाया था, एक काम करता हूं मैं फटाफट आपको दोनों तरीका बता देता हूं, ठीक है। और एक पेन चेंज करता हूं। देखिए ये P है, पिछली क्लास में मैंने कराया था इसलिए फास्ट कर रहा हूं। ये Q है और इसका रिजल्टेंट क्या है, जब P Q का है तो उसका रिजल्टेंट R है, ठीक है। जब Q को डबल किए यानी कि 2Q, दिस इज 2Q, ठीक है। शिफ्ट कर सकते हो, पैरेललोग्राम शिफ्ट कर सकते हो, ये P, कोई मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं, कोई डायरेक्शन में चेंजेस नहीं, ठीक है। और नया रिजल्टेंट जो आएगा इसका P एंड 2Q का, ये परपेंडिकुलर है मान लो, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ दिख रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये परपेंडिकुलर मान लेना P पे, ठीक है। और ये R1, ठीक है, ऐसा है। तो दो इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। एक R से मैंने क्या सिखाया, R का आपको लिखना है, R का तो क्या लिखना है, R स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो R स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा क्यू ले लो, प्लस 2pq cos थीटा। ये हो गया इस pq का। अब p तो p ही है, बट अब q 2q हो चुका है, ठीक है, ये 2q हो चुका है, लेकिन रिजल्टेंट अब p पे परपेंडिकुलर है, नया रिजल्टेंट इस p पे यानी इस p पे परपेंडिकुलर है, यहां पे भी कर सकते हो ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो नया रिजल्टेंट R1, ठीक है। और इक्वेशन क्या बनेगा, p का p ही है बट q 2q हो चुका है, तो q 2q हो चुका है तो 2q स्क्वायर लिखो, q बदल चुका है ना, डबल हो चुका है, प्लस 2 इंटू p इंटू 2q cos थीटा, ठीक है। ये है q जब डबल कर दिया 2q तो R1 परपेंडिकुलर है p पे, यहां पे दिखा दिया p पे परपेंडिकुलर, यहां पे दिखाया, ठीक है। तो उसका इक्वेशन मैंने लिखा, सिर्फ q को 2q किया है क्योंकि उसका रिजल्टेंट R1 है, ठीक है। और इसका R है pq का, मैंने लिखा तो R है pq का, ये क्वेश्चन हो गया। रिजल्टेंट का मैंने सिखाया पैरेललोग्राम लॉ में। अब कुछ नहीं करना आपको, इसको देखो R1 स्क्वायर p स्क्वायर 4q स्क्वायर 4pq cos थीटा। अब देखो यहां से अगर आप देखोगे, इस जब भी परपेंडिकुलर दिखे ना ट्रायंगल, तो वहां से समझ जाओ कुछ निकलने वाला है, वहां से कुछ निकलने वाला है, इतना याद रखना। परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये देखो इधर, ये हटा दो, ये 2q है जो कि ये बराबर है, ये पैरेलल है, ठीक है। और ये पैरेलल है, ये p है, ये p है, इसलिए मैंने यहां भी परपेंडिकुलर दिखाया क्योंकि R1 परपेंडिकुलर है p पे, यहां भी हो सकता है क्योंकि ये भी p है, ये भी p है। पैरेललोग्राम लॉ है, शिफ्ट कर सकते हो आप, कोई चेंजेस नहीं आएगा, मैंने बताया है थ्योरी में, बहुत थ्योरी जाके देखना जो लोग नए हैं, ठीक है। ये देखो, ये उठाओ, ये एक ट्रायंगल है जो कि ये परपेंडिकुलर है, ये, ठीक है। तो देखो ये p है मान लो, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए R1, क्योंकि R1 p पे परपेंडिकुलर है, नया रिजल्टेंट p पे परपेंडिकुलर है, ये क्या होगा हाइपोटेनियस 2q, ठीक है। जब 2q था तो R1 नया रिजल्टेंट आया, जब आपने q को 2q किया तो नया रिजल्टेंट R1 आया, लेकिन जो p पे परपेंडिकुलर हो गया। तो वही मैंने एक ट्रायंगल ये वाला उठा के, यहाँ ये जो ट्रायंगल है ना, ये यहाँ पे दिखाया। तो पाइथागोरस लगा लो, R1 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर
इक्वल टू 4q², ये है ना। तो आप यहां से पुट करना है, यहां देखो जब भी परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, सब्स्टिट्यूट करना है कुछ आपको। सब्स्टिट्यूट क्या करना है, कहां पे करोगे, तो देखो ये आप p² यहां पे शिफ्ट कर सकते हो। आप देखो यहां पे ये सोचना है आपको, दो इक्वेशन अपने पास है, ये एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन, ठीक है। और मैंने एक इक्वेशन को मुझे रिप्लेस करना है और मुझे फाइंडिंग क्या करनी है, जैसे ऑप्शन दिया है p = q, p = q होगा पहला ऑप्शन, p = r होगा तीसरा ऑप्शन, q = r होगा, या चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है, उसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये रिलेशन निकालना है। तो यहां से r1 क्या होगा बताओ, r1 4q² - p², यहां से तो यहां पे पुट करो 4q² - p² r1 पुट करो यहां पे r1। यही तो फायदा है, ये पाइथागोरस से मैंने यहां से रिलेशन निकाला, ये रिलेशन को यहां पुट करना है। यहां से r1 निकालो, r1 क्या होगा 4q² - p², समझ में आ रहा है, शिफ्ट कर लिया। यहां पे लिखो 4q² - p² इक्वल टू p² प्लस 4q² प्लस 4pq cos थीटा, ठीक है। तो अब बताओ क्या कट रहा है इसमें, इसमें कुछ कट रहा है, देखो मैंने पुट किया, यहां पे कुछ आया, ये कुछ कट रहे हैं, कुछ कट रहा है, तो देखो क्या कट रहा है, ये कट गया, कट गया 4q², p² इधर ले जाओ, तो -p², माइनस पहले से है, -2p² इक्वल टू 4pq cos थीटा, ये हो गया, समझ में आ रहा होगा। और यहां से आप चाहो तो काट सकते हो, यहां पे आ जाएगा 2, कट गया, तो -p² इक्वल टू 2pq cos थीटा। अब देखो 2pq cos थीटा क्या है, -p², बस यहां देखो 2pq cos थीटा है, बस पुट कर दो, एक्सचेंज करो, 2pq cos थीटा क्या है यहाँ पे, -p², बस यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, तो क्या होगा r² इक्वल टू p² प्लस q²। 2pq cos थीटा क्या निकाले आपने, 2pq cos थीटा -p², तो बस कुछ नहीं, -p², p² कट गया, r इक्वल टू q², हेंस r इक्वल टू q², तो r इक्वल टू q, यही प्रूव करना था, ठीक है, आपने देख लिया। ये बस कुछ नहीं, पाइथागोरस का यूज किया, एक रिलेशन निकाला, उस रिलेशन को मैंने यहाँ जो r1 वाली जो रिजल्टेंट है उसमें पुट किया, वहां से मैंने एक रिलेशन निकाला 2pq cos थीटा इक्वल टू -p², जस्ट पहले ही क्वेश्चन में पुट कर दिया 2pq cos थीटा -p², और यहाँ पे p² कट गया, प्लस माइनस r इक्वल टू q², तो r इक्वल टू q, यही प्रूफ करना था। थर्ड ऑप्शन आपको मैंने दिया था लास्ट क्लास में, r इक्वल टू q। इसको दूसरे तरीके से मैंने कराया था, और मैं जिनको समझ में नहीं आया होगा वो ध्यान रखिएगा, आप tan अल्फा के तरफ से कर सकते हो क्वेश्चन, जो मैंने सिखाया आपको कि कैसे tan अल्फा निकालते हैं, रिजल्टेंट और पहले वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा, उसके हिसाब से मैंने सिखाया था आपको, ठीक है। तो यहां पे रिजल्टेंट और ये p के बीच का एंगल कितना है, अल्फा 90 डिग्री, दिख रहा है, तो बस tan अल्फा 90 डिग्री, tan 90 करोगे, मैंने सिखाया था, हिंट कर दिया था आपको, उसको करना नहीं समझ में आया, मैंने वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था आपको, ठीक है। और मैं अभी एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इसी के आधार पे एक और रिजल्टेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये नया क्वेश्चन है, और इसी जैसा है, रिजल्टेंट का बहुत इसमें आते हैं क्वेश्चन मिक्स करके, रिजल्टेंट कभी परपेंडिकुलर कर देंगे, कभी छोटा करेंगे, कभी बड़ा करेंगे, ऐसे करके क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, फिर से क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं ताकि ज्यादा वेस्ट ना हो टाइम, ठीक है ना, क्वेश्चन करना अपने को, एंगल ऑफ 60 डिग्री इज √49, ठीक है, ये है, इफ दे एक्ट एट राइट एंगल 90 डिग्री पे, एट राइट एंगल, अगर यही दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे ऐड कर रहे हैं, लग रहे हैं 90 डिग्री पे, तो द रिजल्टेंट चेंज कर जाएगा, और जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट वुड बी √34, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, क्वेश्चन ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स आर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ दिस 60 डिग्री, ये है, और जब वो 90 डिग्री पे लग रहा है राइट एंगल पे, तो रिजल्टेंट ये हो गया, तो मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, देखो क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर,
ये कितने डिग्री पे लग रहे हैं, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट क्या है 49 रूट 49, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट है जब वो कितने डिग्री पे लग रहे हैं, जब वो लग रहे हैं 60 डिग्री पे, तो ये रिजल्टेंट है। जब वही वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितने डिग्री पे, राइट एंगल 90 डिग्री पे लग रहे हैं, यहां देखो राइट एंगल पे, तो रिजल्टेंट कितना आ गया रूट 34। ये क्वेश्चन का मतलब है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होगा, नहीं लगाओगे तो जल्दी सॉल्व नहीं होगा। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कैसे निकालते हो, पाइथागोरस से, आपको याद होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और ये आपको पता है रिजल्टेंट का स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर करोगे यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना, ये स्क्वायर हटाते हो यहाँ रूट लगा लेते हो, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, तो लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना डिग्री है 60 डिग्री, तब रिजल्टेंट कितना है 49, और आर स्क्वायर कितना होगा आर रूट 49, तो आर स्क्वायर 49, ठीक है। ये आपको पहला इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री इक्वल टू रूट 49, मतलब कि आर स्क्वायर है तो 49 हो जाए। कॉस 60 डिग्री 1/2, अभी मैंने बताया था, यहाँ पे लिख लो 1/2, ये 2 से 2 कट गया, हटा दो, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपको आया यहां से पहला इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 49, ठीक है। दूसरा क्या है 90 डिग्री पे लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है तो क्या होगा, 90 डिग्री पे लग रहा है तो क्या होगा ए स्क्वायर, एक मिनट, ये एक इक्वेशन बन गया आपको, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, ज्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है। एक इक्वेशन बन गया पहला, फिर उसके बाद अपना यही इक्वेशन है, बस अब 90 डिग्री पे लगाना है, दोनों वेक्टर 90 पे, तो cos 90 रखो यहाँ पे, cos 90, और रिजल्टेंट कितना आपको 34, आर 34 है तो आर स्क्वायर कितना होगा, आर रूट 34 है तो आर स्क्वायर 34, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, पहले की तरह मैंने किया, बस यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, अब एंगल कितना है 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है 0, दिस इज 0, इसको चीर दो 0, तो ये 0 हो गया, तो बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 34, ये मिला ऑप्शन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 34, ये दूसरा नंबर। दो इक्वेशन आपको मिले हैं और यही दो निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर्स का, ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। तो अब बताओ इसको कैसे करोगे, सिंपल है, दो इक्वेशन माइनस कर लो, या कुछ भी नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर लो 34, तो 34 पुट करोगे तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू 49 माइनस 34, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है ना, यहां पुट कर लो, तो ए बी क्या आएगा 49 माइनस 34, 49 माइनस 34 कितना होगा 15, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 49 माइनस 34 इक्वल टू 15। अब ये प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का वो प्रोडक्ट है, आपको ए और बी इंडिविजुअली निकालनी है, ए की कितनी वैल्यू है बी की कितनी वैल्यू है, लेकिन आपको मिला कितना, ए और बी का प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन पता है, फैक्टर निकालना आता है, इसको बहुत तरीके से कर सकते हो, मैं सिंप्लीफाइड करके दिखाता हूं आपको इसको कैसे करना है। ए बी अगर 15 है तो इंडिविजुअली आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, ए कितना होगा बी कितना होगा, जबकि मल्टीप्लिकेशन आपको दिया हुआ है 15, आपने निकाला, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट, जल्दी 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 फटाफट, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, मैंने कुछ नहीं पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला लगाया है, एंगल बस बदला है, कुछ नहीं किया है, और बस एक्सचेंज कर दिया ऑप्शन को, ये पुट कर दिया इसमें, और ए बी की वैल्यू मैंने निकाल दिया, ठीक है। यहां से मैं अलग अलग तरीके से कर सकता हूं, इसको सिंप्लीफाइड वे में आपको करा रहा हूं। अगर ए बी की वैल्यू, दो वेक्टर हैं ए बी और वही निकालना है आपको, लेकिन ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, लेकिन आपके पास दोनों का मल्टीप्लीकेशन पता है 15, तो अगर आपको पता है फैक्टर 15 के कितने फैक्टर हो सकते हैं 1 3 5 15, ठीक है, ये फैक्टर हो सकते हैं। आपको ऑप्शन क्या दिया गया था, ऑप्शन आप देख लो, तब आपको आंसर निकालने में आसानी होगी, ठीक है। या ऑप्शन नहीं भी है, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है, तो आपको मैं ऐसे कराता हूं कि ए बी 15 है ना, ए बी 15 है, तो और आपके पास इक्वेशन क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 34, ये आया था ना जब 90 डिग्री पे था एंगल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 34, बस ये रखे रहो चेक करने के लिए। और दूसरा क्या आया था आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 49, ये आया था, यही आया था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 49, इसी में आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पुट किया था 34, यहां से ए बी की वैल्यू 15 आई थी। तो ए बी का जो फैक्टर होता है ना मल्टीप्लिकेशन, आप जानते हो फैक्टर, अर्थमेटिक पढ़े होगे, तो ए बी का फैक्टर मतलब 15 का फैक्टर क्या होगा, एक होगा 1 3 5 15, ठीक है। अब इसमें देखो क्या ले सकते हो वैल्यू, 3 5 चेक करो, 1 3 लो, यहां पुट करो 1 इक्वल टू 1 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 34 है, नहीं आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है, 1 3 1 5 लो, 1 5
ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 5, 1 स्क्वायर 1, बी स्क्वायर, बी मतलब 5, तो 5 स्क्वायर 25, 25 एक 26, 34 मैच नहीं कर रहा है। मैच करना चाहिए ना, जो आपने इक्वेशन निकाला था 1 और 2, यहाँ पे भी मैच करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी इक्वेशन में पुट करो। ए और बी की वैल्यू इसमें से चुननी है, यही फैक्टर है 15 के 1, 3, 5, 15 फैक्टर बन सकते हैं, इन्हीं फैक्टर को चूज करो, ए और बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी मैग्नीट्यूड। ठीक है, 3 एंड 5 चूज करो, सीधा आंसर आ जाएगा 3 एंड 5। ठीक है, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 25 9 कितना होता है 34, मैच कर गया, देखो 34 है। ठीक है, तो 3 एंड 5 इज द आंसर, सिंपल। इसको अलग वे से भी कर सकते हो, मैंने फैक्टर्स के हिसाब से करा दिया, सबसे शॉर्टेस्ट वे है, गेट की क्वेश्चन कर रहे हो ना, थोड़ा ट्रिक होना चाहिए आपको। ठीक है, तो फैक्टर ए बी का फैक्टर 1, 3, 5, 15, 3, 5 करोगे, यहाँ पुट करो, इक्वेशन जो आपने निकाला है इक्वेशन नंबर 1 मैच करना चाहिए, 49 आ रहा है, मैच कर गया। ऑप्शन में आपको मिलेगा 3 एंड 5। ठीक है, वहां से आप डायरेक्ट कर भी चेक कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन में जो होगा ना 3 एंड 5 इसका आंसर होगा 3, बी इक्वल टू 5। ठीक है, और ए बी का मल्टीप्लीकेशन क्या है 15, ऐसे भी आ रहा है, और आपको आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 34 में चेक किया, ए इक्वल टू 3, तो ए स्क्वायर 3 9, बी स्क्वायर 25, 25 9 34, वहां से मैच कर रहा है। ऑप्शन से भी आप पुट करके कर सकते हो, मैंने फैक्टर के रूप में आपने दिखा दिया करके। ठीक है, ऑप्शन दिया होगा तो आप कर दोगे ना, इक्वेशन में क्रॉस चेक करते हैं ना, समझ रहे होगे, इतना तो आता ही होगा। वैसे मैंने करके भी दे दिया, विदाउट ऑप्शन भी आप कर लिए कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन रहेगा तो और अच्छे से कर लेते, लेकिन आपके पास इक्वेशन है, आपने इक्वेशन में क्रॉस चेक कर लिया, पुट करके देख लिया कि 34 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 3 5 आपने लिया फैक्टर, तो 3 5 से आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, दोनों का स्क्वायर कर रहे हो 34 आ रही है, वो आंसर है। ठीक है, और इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन कराता हूं आप फिर से, सिविल सर्विसेज आईएएस है ना, सिविल सर्विसेज से सिविल इंजीनियरिंग नहीं बोल रहा हूं अभी, सिविल सर्विसेज आईएएस, सिविल सर्विसेज में आईएएस में आया था ये क्वेश्चन, और सिविल इंजीनियरिंग में आया था, सिविल इंजीनियरिंग में वहां पे आया था क्वेश्चन। ठीक है, पता है ना, सिविल सर्विसेज में सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल सबका क्वेश्चन आते हैं ना वहां पे। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो व्हेन टू फोर्सेस ए एंड बी, ये कब आया था 2004 में। ठीक है, व्हेन टू फोर्सेस ए एंड बी आर म्यूचुअली, क्या है, म्यूचुअली एट राइट एंगल, देखो 90 डिग्री दिया है, ठीक है ना, राइट एंगल, जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था देखो उसी जैसा तुमको लग रहा होगा, देन देयर रिजल्टेंट इज 10 किलो न्यूटन। ठीक है, 10 किलो न्यूटन है। व्हेन दे, पिछले जैसा क्वेश्चन जैसा है ये, दे आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, then their resultant is 5√6 किलो न्यूटन। ठीक है, then determine the respective magnitude of फोर्सेस। सेम वही है जो मैंने ए बी निकाला, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन यहां पे क्या है, ए √2, √10 एंड √90, दूसरा बी 5√2, 5√2, सी 6,8 एंड डी 10,5√2। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको करना है, तो बहुत तरीके हैं, पिछले जैसा क्वेश्चन है, वही आईएएस में आया हुआ है 2004 में। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में वहां पे, तो ये क्वेश्चन लिखो तब मैं आपको, व्हेन टू फोर्सेस ए एंड बी आर म्यूचुअली एट राइट एंगल, देन देयर रिजल्टेंट इज 10 किलो न्यूटन, व्हेन दे आर इंक्लाइंड 60 डिग्री पे है, देन देयर रिजल्टेंट इन 5/6 किलो न्यूटन, देन डिटरमाइन द क्या ये रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड। ठीक है, देन दे डिटरमाइन द रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड बताइए, देन डिटरमाइन द रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, ये ऑप्शन है। इसको जल्दी नोट करो, इसको नोट कर लो ताकि मैं स्पेस इसको खाली करके आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूं। ठीक है, ये 2004 में क्वेश्चन आया, जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया ना उसी के आधार पे है ये। ठीक है, हो गया, इसको भी उड़ाऊंगा, इसको 3 तरीके से उड़ा सकते हो, मैं सिंप्लीफाइड वे से बताऊंगा आपको। ठीक है, और आप इसको अलग वे से करके देखना कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नोट कर लिए होगे, अब मैं
आपको क्वेश्चन कराता हूं। देखो मैं यहां से पढ़ लूंगा अपना। व्हेन टू फोर्सेस ए एंड बी आर म्यूचुअली एट राइट एंगल, दो हैं फोर्सेस ए बी, टू फोर्सेस ए एंड बी म्यूचुअली राइट एंगल 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, आपने पढ़ा है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, तो रखो कॉस 90 क्या होगा 0, तो कॉस 90 0, इसको चीरो 0, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ ऐसा है पहला इक्वेशन, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी दी है, जब 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट है आपका 10 किलो न्यूटन। जब ए बी 90 डिग्री पे है तो इसका रिजल्टेंट जो है दो वेक्टर का वो 10 किलो न्यूटन है। यहाँ पुट करो आर स्क्वायर इक्वल टू 10, मतलब 10 स्क्वायर 100 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, दे आर इंक्लाइंड 60 डिग्री, 60 डिग्री पे अगर इंक्लाइंड है 60 डिग्री, ये है ए वेक्टर और ये 60 डिग्री होगा, ये लगभग ये 60 डिग्री, ठीक है, वी वेक्टर, ठीक है। जब ये इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे दोनों वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट 5√6 है। अब की बार रिजल्टेंट क्या हो गया 5√6 किलो न्यूटन, ठीक है। तो लगाओ आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री एंगल है। आपकी बात कॉस 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी, समझ रहे हो ना, कॉस 60 1/2 मैंने यहीं पे पुट कर दिया सारा, 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और ये आर स्क्वायर, ठीक है। तो 5√6 का स्क्वायर कितना होगा, 5√6 का स्क्वायर 150, 5√6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर करो 25, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 150 हो जाएगा, 150, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 2 तो कट गया ना, cos 60 1/2 था, 2 से 2 कट गया, ये हो गया। तो दो इक्वेशन मिला, ये सेकंड इक्वेशन ये। अब देखो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, क्वेश्चन देख लो कैसा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लो वहां पे कितना 100, तो 150 इधर 100 इधर, 100 इधर ले, 150 में जो 100 जाएगा 50, तो ए बी की वैल्यू 50, वहां कितना आई थी 15, यहाँ पे कितना है 50, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, देख लो, इसलिए मैंने कराया है, ए बी की वैल्यू 50, ठीक है, ये आपके पास है। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे फैक्टर निकालो, 15 का फैक्टर तो आपने निकाल लिया, 1 3 5 15, 50 का निकालोगे बहुत सारे आएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर सॉल्यूशन मैं इसमें करके दिखाता हूँ, ऐसा ही सॉल्यूशन आप उधर भी सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर करोगे, छोटा इधर नंबर है तो फैक्टर कर लोगे, यहाँ पे कितना होगा 1 होगा 2 होगा 5 होगा 10 होगा, उसके बाद समझ लो ना आगे कितने आएंगे 25 भी होंगे, तो उसमें आपको करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट यहाँ पे मैं आपको दूसरे वे से करा रहा हूँ। ए बी चाहिए, ए बी, और ए बी आपको निकालना है, आपने ए और बी चाहिए, ठीक है ना, आपने मल्टीप्लीकेशन निकाला है दो वेक्टर का, ए बी चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से करो, ए बी चाहिए, ए बी तो कैसे आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वहां पे भी ए बी आएगा 2ab करके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वहां पे भी ए बी आ रहा है, वैसे आपको सोचना है। इसको बहुत तरीके से कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये है। अब यहां से पुट करना आपको, तो ए बी की वैल्यू पुट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना वैल्यू था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाला है 100 था, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100, मैंने निकाला था ना पिछला अभी 100, और ये ऐसा कर लो ए प्लस बी, ठीक है, ये रूट हो जाएगा, ठीक है, और ए माइनस बी यहाँ कर लो तो ये भी रूट हो जाएगा, ए प्लस बी निकाल दो ए माइनस बी, ठीक है, 100 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 100 निकाला था मैंने, 2ab 50, 50 इंटू 2 100, ठीक है, तो कितना आया 200, 200 कितना हो जाएगा 100 इंटू 2 लू सकते हो, 200 को 100 इंटू 2, 100 का रूट क्या होगा 10, 10√2, ये आपको आ गया ए प्लस बी की वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। अब ए माइनस बी की वैल्यू निकालो, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना निकाला था मैंने वैल्यू 100 निकाला था, 100 जो मैंने यहाँ भी पुट किया, माइनस 2ab, ए बी कितना 50, 50 इंटू 2 100, क्या हो गया 0, ठीक है। तो ए माइनस बी कितना है 0, तो ए इक्वल टू कितना हो गया बी, ए इक्वल टू बी हो गया, कुछ नहीं, ए इक्वल टू बी आ गया। अब ए इक्वल टू बी आ गया तो पुट करो, ए प्लस बी क्या निकाले हो 10√2, और यहाँ पे ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू बी आ गया, तो ए प्लस बी इक्वल टू 10√2 जो आपने ये निकाला है, ठीक है, और ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो कोई भी वैल्यू एक ले लो, ठीक है, ए इक्वल टू बी है ना, ए इक्वल टू बी तो 2b ले लो, मतलब
ए की वैल्यू बी पुट कर दो क्योंकि बराबर है और बी यहाँ पे है, टू बी हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हो या टू ए बोल दो, कुछ भी ले सकते हो ना, ए इक्वल टू बी है, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी पुट कर दो और प्लस बी इक्वल टू 10√2, ए इक्वल टू मैंने बी पुट कर दिया, ठीक है। तो 2b 10√2, ये कट गया 5 बार में, ठीक है, 2 5, तो b कितना आ जाएगा 5√2, b इक्वल टू 5√2। ऑप्शन कौन सा था याद करो, अगर b 5√2 है यहाँ पुट करो, a b इक्वल टू 50 आपके पास था, यही निकला था ना, और b कितना आपने निकाला 5√2, a इंटू 5√2 इक्वल टू 50, 5 से कितना बार में 10 बार में, तो a इक्वल टू 10/√2, ठीक है, 10/√2 आया। अब यहाँ पे a इक्वल टू 10/√2 है, 10/√2, इसको √2 से और √2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये क्या होगा √2 कितना हो जाएगा 2, 10√2 अपॉन नीचे 2, ठीक है, और ये 2 5 बार में, तो 5√2। तो a की वैल्यू कितनी आई 5√2, b की वैल्यू कितनी आई 5√2। कौन सा ऑप्शन दिया था मैंने, ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में a की वैल्यू 5√2, b की वैल्यू 5√2। तो दोनों वेक्टर क्या आ रहे हैं आपके, जो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस की बात की गई थी, तो a फोर्सेस जो ए वेक्टर है, जो फोर्स वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड ये है, और बी फोर्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये है, यही आपको बोला गया था बी ऑप्शन में 5√2 आपको आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो मैंने इसको अलग वे से कर दिया, ठीक है। आपने जब ए बी पुराना क्वेश्चन में था 15 था, तो आपने फैक्टर निकाल दिया, यहाँ पे फैक्टर से कर सकते हो, लेकिन वहां पे मैंने फैक्टर से किया, यहाँ पे मैंने आपको दूसरा तरीका दिखाया कि कैसे कर सकते हो। तो दोनों वे आप समझ चुके हो, ठीक है। इसलिए मैंने इसके लिए रोक के रखा था इसके, और इसको दूसरे तरीके से करना हो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। इसके अलावा फैक्टर के भी अलावा, इसके भी अलावा कुछ नहीं है, ए को F1 मान लो, यहां नोट करो पहले, हिंट कर देता हूं करना घर पे, ठीक है, ये नोट कर लो फटाफट। ये इसलिए फास्ट कर रहा हूं ना, मैंने थ्योरी बहुत पढ़ाई है तो आप सब समझ रहे होगे, कुछ नहीं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ का, ए इसका बी इसका 2ab cos थीटा वाला, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, देखो F1 इक्वल टू ए वेक्टर मान लो, F2 इक्वल टू बी वेक्टर मान लो, यही निकालना था ना। ए वेक्टर हमने फोर्स माना था, दो फोर्सेस की बात तो की गई थी ना कि डिटरमाइन द रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, तो ए वेक्टर F1 बी वेक्टर, आपने ए बी निकाल दिया 5√2। ऐसे कैसे करना है, जो आपका निकला था ना, क्या निकला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो निकला था आपका 100 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा ऑप्शन क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 150, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 150। कुछ नहीं, पुट करो, क्या पुट करोगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और ए बी क्या आया था आपका, ए बी की 50 आई थी ना, हाँ 50 आया था, तो ए बी की वैल्यू 50, F1 F2 इक्वल टू 50, ये आ गया, क्योंकि F1 ए है F2 बी है, F1 इक्वल टू 50, तो यहां से F1 क्या आएगा, F1 निकालोगे तो 50/F2, 50/F2, F1 निकालो यहां से 50/F2, बस यहां पुट कर दो, पुट करो यहाँ पे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इक्वल टू 100 में पुट कर लो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100 है ना, तो ए इक्वल टू F1 स्क्वायर, बी इक्वल टू F2 स्क्वायर इक्वल टू 100, आपने क्या निकाला F1 की वैल्यू 50/F2, तो 50/F2, ये F1 की वैल्यू है, ये स्क्वायर कर दिया, F2 स्क्वायर कर दिया, 100 कर दिया, ठीक है। और इसमें क्या करना है आपको, ये 50 का स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोला हूं, लेकिन इसमें अगर आप देखो इसमें कुछ कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, कुछ स्क्वायरिंग है ना, इसको कुछ लेट मान लो, लेट F2 स्क्वायर इक्वल टू x, बस कर लो 50 स्क्वायर अपॉन F2 स्क्वायर क्या माना आपने x, F2 स्क्वायर x इक्वल टू 100, बस मल्टीप्लाई करो 50 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 100x, ठीक है, ये x स्क्वायर 100x, ये कर लिया मैंने। F2 स्क्वायर इक्वल टू x मान लिया, F2 स्क्वायर x पुट कर दो वैल्यू, ठीक है, ये F2 ही है, और यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे जो कि x F2 स्क्वायर है, वहां से रूट निकालोगे तो F2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि b के बराबर है, और उसके बाद यहाँ पे पुट करके आपने यहाँ पे पुट कर लोगे तो F2 भी F1 भी आ जाएगा, ठीक है। ये एक वे है, समझ में आ रहा होगा कैसे करिए मैंने, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लोगे,
तीन तरीका मैंने बता दिया, एक फैक्टर से मैंने बताया, फिर मैंने एक क्या कहते हैं ए प्लस बी माइनस बी होल स्क्वायर करके दिखाया, और ये तीसरा तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट चेक भी कर सकते थे, ऐसा बात नहीं है। अगर आप देखो ऑप्शन तो आपको है ना, ऑप्शन तो आपके पास है, ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 100, ये आपका ऑप्शन इक्वेशन आया था। ऑप्शन में बी ऑप्शन में क्या दिया था आपको 5√2 यहाँ पुट करके देखो 5√2 का होल स्क्वायर आना चाहिए ना, इक्वेशन मैच करना चाहिए ना, 5√2 का होल स्क्वायर। ये अपना दोनों ऑप्शन है, ए बी की यही आंसर है ना, ए इक्वल टू आपका ये है, बी इक्वल टू ये आया, ऑप्शन बी में ये है, चेक करो आप, आना चाहिए 100 के बराबर। 5√2 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 स्क्वायर कर दिया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 50 50 100 मैच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, मैंने 4 तरीका आपको बता दिया इसको चेक करने का। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं ना, आपने जो इक्वेशन लिखाया लगाया, इक्वेशन जो निकाला है उसको ऑप्शन से चेक कर लो मैच करके, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन ये है 2006 में आया था, ठीक है, आईएएस में ही, आईएएस 2006, ठीक है। इसमें क्या है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, इफ द मैग्नीट्यूड, मैं बोल रहा हूं अगर यहां पे ना दिखे समझ में तो बोल रहा हूं, इसलिए आप नोट कर लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस F एंड 2F, ठीक है, इस कितना है उसका 50 न्यूटन, ठीक है, एक्टिंग एट ए पॉइंट O एंड द इंक्लूडेड एंगल, उनके बीच का एंगल कितना है, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, देन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F, ठीक है। तो इसकी मैग्नीट्यूड आपको बतानी है, इसको नोट करो। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स F1 F and 2F is 50 Newton acting at a point O and the included angle between them is 90 degree, then determine the magnitude of force F। ये आपको बताना है, ठीक है। अब इसको सोचो कैसे करोगे, सेम वही है, दो फोर्स हैं, आपको पता है दो वेक्टर हैं, पैरेललोग्राम लॉ से आप क्या निकालते हो, मैग्नीट्यूड का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट ओवर आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट में। आप जानते हो दो वेक्टर की यही रिजल्टेंट निकलती है, दो वेक्टर ही है ना आपके पास F एंड 2F, बस समझ जाओ वैसे ही करना है, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाओ, दो वेक्टर, इसको नोट करो फटाफट फटाफट नोट करो, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। इसको मिटाता हूं मैं, टाइम लिखने में मैं ज्यादा नहीं लगा रहा हूं, आप पॉज करके लिख सकते हो ना, पॉज करके लिख लो, ये आपके पास ऑनलाइन में सुविधा है ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना चाहता हूं मैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस F एंड 2F इज 50 न्यूटन, और कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे है, और किसी पॉइंट पे लग रहे हैं, वो पॉइंट है, इस पे फोर्स लगा F, ठीक है, और ये एक 2F है, ठीक है, और कितने डिग्री 90 डिग्री, देखो ये, ठीक है, किसी पॉइंट O पे लग रहे हैं ये दो फोर्स। तो क्या मैंने बोला था, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस F एंड 2F इज 50 न्यूटन, 50 न्यूटन दिया हुआ है रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड, इन दो फोर्सेस के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, ये इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। और ये दो फोर्सेस कहां लग रहे हैं, पॉइंट O पे लग रहे हैं, कितने एंगल पे, 90 डिग्री। इंक्लूडेड एंगल कितना है, इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये है इंक्लूडेड एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, देखो कुछ नहीं, ये रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट का बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये अल्फा। मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल से रिजल्टेंट का एंगल अल्फा होता है, पैरेललोग्राम लॉ में मैंने सिखाया था, ठीक है। तो यहां से रिजल्टेंट का फार्मूला लिखो, रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए और ये बी, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस 2f इंटू 2f cos थीटा, cos 90 डिग्री, एंगल 90 है, cos 90 जीरो, इसको चीर दो जीरो, आर स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, ये आपको निकला एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है। और 2f स्क्वायर है मतलब कि 2f स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 4f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2f स्क्वायर 4f स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आर कितना है 50 न्यूटन, आर 50 न्यूटन, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर
प्लस 5f²। जोड़ लो इसको, तो कितना आ जाएगा 50 का स्क्वायर, और 50 कितना हो जाएगा 2500, 5f²। इसको काटो कितना आएगा, चेक करो। f² इक्वल टू 2500 अपॉन 5 से 5 कट गया 500, f² इक्वल टू 500। बस निकालो इसका, f² इक्वल टू 500, तो f की वैल्यू कितनी आएगी 500। 100 इंटू 5 लिख सकते हो, f रूट में f² 500 है, तो f कितना होगा रूट में 100 इंटू 5 लिख सकते हो, ठीक है। तो 100 का क्या होगा रूट 10 रूट 5, 100 का रूट बाहर निकालो तो 10 आ जाएगा रूट 5, 10 रूट 5 इसको आंसर है। और 10 रूट 5 की वैल्यू, रूट 5 की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो 22.36 न्यूटन, ये आपको आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकालोगे, ये tan अल्फा करके निकालोगे ना, tan अल्फा क्या होगा, ये अल्फा है ना, तो tan अल्फा ये 2f, ये 2f ही है, तो tan अल्फा ये 2f अपॉन बेस f से f कर गया, tan अल्फा इक्वल टू 2, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो tan इनवर्स 2, तो tan इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी होती है 63.4 डिग्री, 63.4 डिग्री कैलकुलेटर पे डाल के चेक कर लेना, अल्फा की वैल्यू 63.2 डिग्री आएगा। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2, इसकी वैल्यू 63.4 डिग्री आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन कराया आपको। अब मुझे क्या करना है, आगे और भी क्वेश्चंस है, बट मैं अगले क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा 1-2 क्वेश्चन और, उसके बाद आगे हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। अलजेब्राइक मेथड हम लोगों को करना है, वेक्टर की आई जे के कैप की कॉन्सेप्ट लेके आनी है, आई कैप जे कैप के कैप क्या होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूं। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और चीज़ों को लाइक करो, पसंद आएगी, जरूर आएगी। मैंने बहुत मेहनत से चीज़ों का आपको थ्योरी पढ़ाया है, थ्योरी समझाया है, तब मैंने इसमें फास्ट किया है, ठीक है, और हर चीज़ मैंने समझाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ। थैंक यू।